हर धड़कन में एक राज होता है, बात को बताने का एक अंदाज होता है। जब तक ठोकर ना लगे, हर किसी को अपने प्यार पर बड़ा नाज होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एक नई कहानी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। शर्मा जी सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उनके साथ 2 या 3 रिटायर्ड फ्रेंड्स भी सुबह उनके साथ ही घूमते थे। घूमते घूमते बंसल जी ने पूछ लिया, अरे शर्मा जी, आपकी बेटी सृष्टि की इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई कि नहीं? ये पूछते ही शर्मा जी की आंखों में एक चमक आ गई। बोले, हाँ हाँ बंसल जी, इंजीनियरिंग तो उसकी 2 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी। मेरी बेटी तो अब बॉम्बे में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है और अच्छा खासा पैकेज भी है। फिर क्या है, अब उसकी शादी कर दो। शर्मा जी बोले, बस उसके लायक मेरी नज़र में कोई अच्छा लड़का आया तो मैं झट मंगनी और पट ब्याह कर दूंगा। कहकर शर्मा जी हंस पड़े। फिर बोले, अरे बंसल, मैं चलता हूँ। 10 बजे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। सृष्टि की माँ को दिखाना है, उसको थायराइड की समस्या जो है। ठीक है, कल मिलते हैं। कहकर दोनों अपने अपने घर चले गए। जैसे ही शर्मा जी घर पहुँचे, उन्होंने देखा उनके बड़े भाई का बेटा कमल घर पर बैठा है। कमल ने शर्मा जी को देखते ही उनके चरण स्पर्श किए और बोला, चाचा, आपको बिना बताए ही मैं आ गया। अरे, तो कोई अपने घर बताकर आता है? खुशी से शर्मा जी बोले। दोनों चाचा भतीजा नाश्ता करने बैठ गए। बातें करते करते कमल बोला, चाचा, मैं इसलिए भी आया हूँ कि कल मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू है। सोचा आप लोगों को सृष्टि दीदी के लिए अगर कुछ सामान वगैरह भेजना हो तो वो भी लेता जाऊँगा और दीदी से मिल भी लूँगा। शर्मा जी बोले, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सृष्टि को तो कंपनी की तरफ से फ्लैट भी मिला हुआ है, उसी के पास रुक जाना। ये तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि सृष्टि का हालचाल और अच्छे से तुम भी देखाओगे। और ये लो उसका एड्रेस। हाँ, उसको कॉल करके बता ज़रूर देना, क्योंकि उसकी कभी कभी शिफ्टिंग ड्यूटी भी रहती है। कमल रात की ट्रेन से ही बॉम्बे के लिए रवाना हो गया। ट्रेन में ही उसने सृष्टि को फ़ोन लगाया। दीदी, मैं कमल बोल रहा हूँ। हाँ कमल, बोलो, सृष्टि ने कहा। दीदी, मैं कल आपके पास आ रहा हूँ। चाचा जी ने आपका पता दे दिया था। इतना कहते ही सृष्टि हड़बड़ा गई। क्यों, क्या काम है तुम्हें बॉम्बे में? दीदी, मेरा इंटरव्यू है, इसलिए मैं आ रहा हूँ। बस इतना ही कहा था कि सृष्टि का फ़ोन कट गया और बहुत देर तक नेटवर्क बिज़ी आता रहा और कमल इधर से काफ़ी कोशिश कर रहा था कि फ़ोन लग जाए। वो परेशान भी था कि अब मैं क्या करूं, दीदी से मेरी पूरी बात हो भी नहीं पाई। करीब 1 घंटे के बाद सृष्टि ने फ़ोन लगाया और बोली, कमल, तुम्हारा जहाँ इंटरव्यू है वहीं पास के होटल में रुक जाओ, क्योंकि मेरे फ्लैट पर अभी काम चल रहा है तो मैं भी अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकी हुई हूँ। ठीक है दीदी, पर चाचा जी ने आपके लिए कुछ सामान भी भेजा था। हाँ, उसकी कोई बात नहीं, मैं खुद आकर तुमसे मिल लूँगी। दूसरे दिन शाम को करीब 8 बजे सृष्टि कमल से मिलने गई। कमल के पास आकर सृष्टि ने कहा, चलो पास के कॉफ़ी हाउस में चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे और कुछ खा भी लेंगे। कॉफ़ी हाउस में पहुंचकर सृष्टि ने पूछा, कमल, क्या खाओगे? बताओ अपनी पसंद, तुम्हारा क्या दिल है? कमल बोला, दीदी, जो आपको पसंद हो वही मंगवा लो। आपकी पसंद से ही आज मैं भी खाऊंगा। ठीक है। और हाँ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? दीदी, इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। फिर एकदम से बोला, अरे हाँ दीदी, ये आपका बैग, चाचा जी ने जो खाने पीने का सामान भी भेजा है और कुछ और अभी आपकी काम की चीज़ें हैं, आप खोल कर देख लेना। चाची कह रही थी कि काम के चक्कर में सृष्टि अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। हाँ, मम्मी की तबीयत कैसी है? सृष्टि ने पूछा। हाँ दीदी, ठीक है। चाचा जी कह रहे थे कि कुछ टेस्ट वगैरह करवाए थे, सो थोड़ा थायराइड बढ़ा हुआ आया है चाची जी का।
सृष्टि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे खाओ खाओ, रुक क्यों गए? कोल्ड कॉफ़ी पियोगे क्या? हाँ चलेगी, कमल ने कहा। दीदी, चाचा जी तो बेकार ही फिक्र कर रहे थे आपकी, और चाची जी भी बहुत ज़्यादा कह रही थी कि आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, लेकिन मुझे तो आपकी सेहत काफ़ी अच्छी लग रही है। कमल, अब तो मेरी दुखती रग पर हाथ मत रखो। वैसे ही मैं अपने बढ़ते वजन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस हूँ। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारा रिटर्न टिकट कब का है? दीदी, आज रात को ही 2 बजे की ट्रेन है। मैं होटल से 11 बजे चेकआउट कर दूँगा, क्योंकि बॉम्बे का ट्रैफिक तो आपको मालूम ही है। मैं स्टेशन छोड़ दूँ क्या तुम्हें? अरे नहीं दीदी, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, और फिर आप कहाँ परेशान होती रहोगी। और दीदी, चाचा जी कह रहे थे कि आपकी उनसे बहुत कम बातचीत हो पाती है, क्योंकि आप बिज़ी रहती हो। आप चाचा चाची जी से बात ज़रूर कर लेना, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ कर लूँगी। क्या करूँ कमल, ऑफिस में इतना ज़्यादा काम रहता है और इतनी थकान हो जाती है कि फिर ऑफिस से आके मेरा कुछ करने का मन ही नहीं होता। कॉफ़ी हाउस का पेमेंट करने के बाद दोनों बात करते करते बाहर आ गए। सृष्टि ने कमल को बाय कहा और अपने फ्लैट पर आ गई। जैसे ही फ्लैट पर उसने डोरबेल बजाई, अंदर से आकर एक लड़के ने दरवाज़ा खोला और गुस्से से बोला, इतनी देर से कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, और मेरा फ़ोन भी तुम नहीं उठा रही थी। ये क्या बात हुई सृष्टि? सृष्टि बोली, अरे अंदर तो आने दो, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ, सारी बात समझ लेना। सुनो, मेरा कज़न आया हुआ है, धम से सोफे पर बैठते हुए सृष्टि ने कहा। क्यों, कहाँ है वो? अरे वही तो बता रही हूँ। फिर सृष्टि ने सार्थक को पूरी बात बताई। मेरी तो जान ही निकल गई थी जब कमल ने मुझे फ़ोन किया। फिर कुछ देर सोचकर मैंने उसे बहाना बनाया कि मेरे फ्लैट पर काम चल रहा है, इसलिए तुम होटल में ही रुक जाओ, कहकर मैंने उसे टाल दिया। अच्छा ठीक है, फिर अब क्या करना है? नहीं, कोई बात नहीं, वो तो आज रात को ही चला जाएगा। अरे मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। मैंने तो कॉफ़ी हाउस में कमल के साथ ही खा लिया था, सृष्टि बोली। लो, तुम ये बैग लो, मेरी मम्मी ने कुछ खाने पीने की चीज़ें भेजी हैं। सार्थक ने बैग खोला तो उसमें लड्डू, मठरी, नमकीन, बहुत सारी नाश्ते की चीज़ें रखी थी। लड्डू खाते हुए बोला, अरे यार लड्डू तो बहुत टेस्टी है, पर मेरा इससे कुछ पेट भरेगा थोड़ी। सार्थक बोला, अरे एक काम करो सृष्टि, मेरे लिए कुछ बना दो। सृष्टि बोली, मेरी तो अब बिल्कुल भी कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं है। एक काम करो, तुम खुद ही नूडल्स बना लो और खा लो। ऐसा कह के सृष्टि अपने कपड़े चेंज करके सो गई। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक सृष्टि सोती रही। सार्थक ने जाते जाते उसे जगाया तो सृष्टि हड़बड़ा कर उठी और बोली, सार्थक तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? और तुम्हारा नाश्ता? अरे कोई बात नहीं, मैं कैंटीन में कुछ ना कुछ खा लूँगा, कह के दोनों ने आपस में बाय किया। सृष्टि को आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी। थोड़ी देर में ही उसको ऐसा लग रहा था कि उसका जी घबरा रहा है और तबीयत अच्छी नहीं है। चक्कर भी आ रहे थे और कुछ देर में उसको उल्टियाँ भी होने लगी। उसने सार्थक को मैसेज किया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। शाम को सार्थक ऑफिस से जल्दी आ गया और सृष्टि को डॉक्टर के पास ले गया। कुछ देर के चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा कि शी इज़ एक्सपेक्टेड। इतना सुनते ही सृष्टि और सार्थक के होश उड़ गए और डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स उनको लिख दी। दोनों वापस आ गए। दोनों खामोश थे। घर आकर सृष्टि रोने लगी। सार्थक बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगा। कुछ देर के बाद सार्थक ने सृष्टि से कहा, कल ही हम डॉक्टर के पास जाकर अबॉर्शन की बात कर लेते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, सृष्टि ने कहा। हम अपने पेरेंट्स से शादी की बात करते हैं। शादी? और अभी? आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, सार्थक ने कहा। अरे यार, मैं अभी अच्छे से सेटल भी नहीं हूँ और मुझे अपनी बड़ी बहन की शादी भी करनी है, तो फिर क्या करें? सार्थक बोला, देखो सृष्टि, भलाई इसी में है कि तुम अबॉर्शन करवा लो। अभी हम बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के लायक भी नहीं हैं।
हाँ, लेकिन ये मेरा दृढ़ फैसला है कि मैं अपना बच्चा पैदा करूँगी। सार्थक और सृष्टि में काफ़ी देर तक बहस होती रही और ऐसा करते करते दोनों अपनी अपनी जगह जाके सो गए। अब कुछ दिनों तक सार्थक सृष्टि को मनाने का प्रयास करता रहा, तो सृष्टि ने कहा, अगर तुम में जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं है तो तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इधर दिन प्रतिदिन सृष्टि की तबीयत खराब होती जा सृष्टि शारीरिक और मानसिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। एक दिन घर से सृष्टि के मम्मी पापा का फ़ोन आया। बेटा, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले, कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर हमारे पास आ जाओ। सृष्टि बोली, नहीं पापा, अभी मैं नहीं आ सकती, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं फिर कभी आऊँगी। फ़ोन रखने के बाद शर्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि सृष्टि कुछ परेशान है। उसकी बात से ऐसा लग रहा था कि वो ठीक से बात भी नहीं कर रही है और कुछ ना कुछ उलझन है। पता नहीं क्या परेशानी है। शर्मा जी ने फैसला किया कि वे खुद ही बॉम्बे बेटी से मिलने जाएंगे, लेकिन पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से उनका जाना संभव नहीं हो सका। उन्होंने कमल को फ़ोन लगाया कि वो सृष्टि के पास बॉम्बे जाए। कमल ने पूछा, चाचा जी क्या बात है? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी दीदी कुछ परेशानी में है, लेकिन वो हमें बताने से कतरा रही है। कमल ने कहा, ठीक है चाचा जी, मैं कल सुबह ही निकल जाता हूँ। कमल इस बार बॉम्बे फ्लाइट से गया। चाचा जी ने पहले ही कमल को हिदायत दे दी थी कि तुम सृष्टि को कोई भी फ़ोन नहीं लगाना और अचानक से ही उसके पास पहुंचना। 4 घंटे के बाद कमल बॉम्बे पहुंच गया। चाचा जी के दिए हुए पते के अनुसार कमल सृष्टि के फ्लैट पर पहुंच गया। जैसे ही उसने डोर बेल बजाई, उस फ्लैट से एक शख्स बाहर आया। कमल ने पूछा, जी, ये फ्लैट नंबर 204 है? जी हाँ। सृष्टि शर्मा यहीं रहती हैं? जी हाँ। आप कौन हैं? सार्थक ने पूछा। जी, सृष्टि मेरी कज़न सिस्टर है और मेरा नाम कमल है। ठीक है, आओ आओ, कहते हुए सार्थक ने उसे अंदर बुला लिया। सार्थक ने सृष्टि को जाकर बताया कि कमल आया है। यह सुनकर सृष्टि बुरी तरह घबरा गई। कुछ देर के बाद पानी का गिलास लेकर कमल के पास आई। कमल ने सृष्टि के पैर छुए और बोला, दीदी क्या बात है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? और आपका चेहरा भी काफ़ी उतरा हुआ है। चाचा जी चाची जी आपको लेकर बहुत फ़िक्र कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे आपके हालचाल जानने के लिए भेजा। चाचा जी तो खुद आना चाहते थे, पर चाची जी की तबीयत की वजह से वो उनको अकेले छोड़कर नहीं आ सके। थोड़ी देर चुपचाप रहने के बाद सृष्टि ने कमल को बता दिया कि वो सार्थक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। कमल भी एकदम खामोश हो गया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, और उसके साथ साथ चाचा जी को वो क्या बताएगा। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि शर्मा जी का फ़ोन आ गया और बोले, बेटा कमल, तुम अच्छे से पहुंच गए कि नहीं? और हाँ, सृष्टि कैसी है, उसके क्या हालचाल है? कमल बोला, हाँ जी चाचा जी, मैं ठीक से पहुंच गया हूँ और दीदी भी ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर से आपकी बात करवाता हूँ, कहकर कमल ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद सृष्टि ने कमल से फ्रेश होने के लिए कहा और उसके लिए खाना बनाने किचन में चली गई। कमल के आने के बाद सार्थक भी कहीं चला गया था। खाना खाने के बाद कमल ने कहा, दीदी आप चाचा जी को ये सब बातें सच सच बता दो। चाचा जी आपकी शादी आपकी पसंद से ही करवा देंगे। सृष्टि बोली, नहीं कमल, सार्थक शादी के लिए राज़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मां बनने वाली हूँ। क्या? कमल एकदम ज़ोर से बोला। हाँ, सृष्टि ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। हाँ कमल, और उसके साथ मैंने फैसला किया है कि मैं बच्चे को ज़रूर पैदा करूँगी और अपना नाम दूँगी। दीदी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। चाचा जी तो आपकी शादी के सपने देख रहे हैं। चाचा जी चाची जी पे क्या बीतेगी, उनका क्या हाल होगा? दीदी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं आपकी क्या मदद करूं। सृष्टि बोली, कमल तुम चिंता नहीं करो, मेरी गलती है, मैं ही अपनी गलती की सज़ा भोगूंगी। ठीक है, धीरे से कमल ने कहा, लेकिन दीदी आपसे चाचा जी बात करना चाहते थे तो आप उनसे बात ज़रूर कर लेना। इधर सार्थक ने जब देखा कि सृष्टि का भाई आ गया है तो वो सृष्टि को बिना बताए ही ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने घर चला गया। शाम के समय सृष्टि ने अपने पापा को फ़ोन लगाया और कहा, पापा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आप कैसे भी करके मेरे पास आ जाएं। शर्मा जी ने जब कमल को फ़ोन लगाकर दोबारा पूरी बात कमल से जाननी चाहिए तो कमल ने भी बता दिया कि सृष्टि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। जैसे ही शर्मा जी को पता चला कि बेटी लिव इन रिलेशनशिप में अपने फ्रेंड के साथ रह रही है, वो बुरी तरह घबरा गए और अपने को ही कोसने लगे कि क्यों उन्होंने बेटी को इतनी दूर जाने की मंजूरी दी। और लोग ठीक ही कहते हैं कि बेटियों पर काबू रखना ज़रूरी है। उन्होंने बॉम्बे जाने की तैयारी तुरंत ही कर ली। अपनी पत्नी को पड़ोसियों के हवाले छोड़ वो सृष्टि के पास आ गए। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब वे बॉम्बे पहुँचे तो उन्हें वहाँ जाकर पता चला कि सृष्टि प्रेग्नेंट है। अब तो उनके होश और भी उड़ गए। सृष्टि पापा से लिपट कर बहुत रोई और बोली, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अब आपकी बेटी कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। पर पापा मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपने बच्चे को ज़रूर जन्म दूंगी। शर्मा जी कुछ देर सोचते रहे, फिर एकदम खड़े हो गए और बोले, बेटा मुझे सार्थक के घर का पता दो। पापा मेरे पास एड्रेस नहीं है, सृष्टि ने कहा। ठीक है, तुम उसके ऑफिस का एड्रेस दो। ऑफिस का एड्रेस लेकर शर्मा जी तुरंत ही ऑटो करके सार्थक के ऑफिस पहुंचे। सार्थक के बॉस से मिलकर उन्होंने सार्थक के घर का पता लिया। घर आकर बोले, सृष्टि कल सुबह हमें दिल्ली के लिए निकलना है और हाँ कमल तुम भी हमारे साथ चलोगे। क्यों पापा, दिल्ली क्यों? क्योंकि सार्थक का घर का पता मैंने ले लिया है। पर पापा हम उसके घर क्यों जाएं? वो इसलिए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, सार्थक भी उतना ही जिम्मेदार है और वो तुम्हें इस हालत में हरगिज नहीं छोड़ सकता। मैं उसके माता पिता से जाकर बात करूँगा। नहीं पापा, उसके पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पापा वो हमारी इंसल्ट करके हमें घर से निकाल देंगे। जो होगा सो देखा जाएगा, शर्मा जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा। सृष्टि और कमल शर्मा जी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शाम को 5 बजे का टाइम था। वे सार्थक के घर पहुंच गए और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया अंदर से एक महिला बाहर आई। शर्मा जी ने पूछा, सार्थक अग्रवाल यहीं रहते हैं? जी हाँ, आप कौन हैं? शर्मा जी ने बताया, मैं बॉम्बे से आया हूँ। मेरी बेटी और सार्थक दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं। उन्होंने कहा, आइए आइए। शर्मा जी ने सृष्टि और कमल को भी बुलाया। सृष्टि और कमल ने उनको नमस्ते कहा। सार्थक की मम्मी बोली, मैं सार्थक को बुलाती हूँ। सार्थक को अंदर जाकर जब उसकी मम्मी ने बताया कि तुम्हारी फ्रेंड बॉम्बे से आई है, सार्थक भौचक्का रह गया। कुछ ही देर में सार्थक के पिताजी भी आकर बैठक में बैठ गए और शर्मा जी से आकर हालचाल पूछने लगे। उन्होंने बड़े ही आदर से शर्मा जी को नमस्कार किया और बोले, और बताइए आप किस काम से दिल्ली आए हैं? उन्होंने अपनी पत्नी से भी कहा कि जाओ जाकर चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो और सार्थक को भी बुला लो। लेकिन सार्थक के सामने आने की हिम्मत नहीं थी। शर्मा जी ने बड़ी ही नम्रता से अग्रवाल साहब के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपसे कुछ निवेदन करने के लिए आया हूँ। क्या निवेदन? अरे कैसी बात आप कर रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने सारी बात सार्थक के पिता को बता दी। सार्थक के पिताजी उठकर अंदर गए और सार्थक को बुला के लेकर आए। सृष्टि नीचे मुँह किए बैठी थी। उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इतने में ही सार्थक की बड़ी बहन भी अपने ऑफिस से आ गई। अग्रवाल साहब ने अपनी बड़ी बेटी को वहीं बिठा लिया और शर्मा जी से मिलवाया।
बोले मेरी बड़ी बेटी संगीता है, पेशे से एडवोकेट है। सार्थक की बड़ी बहन ने भी पूरी बात सुनी और सुनने के बाद एकदम बोली, पापा अगर सृष्टि की जगह मैं होती तो आप क्या फ़ैसला लेते। अग्रवाल साहब और उनकी पत्नी दोनों चुपचाप बैठे थे। सार्थक भी बिल्कुल खामोश बैठा था। शर्मा जी बोले, भाई साहब बच्चों से गलती तो हो ही गई है, अब हम लोग बड़े होने के नाते इस गलती को कैसे सुधार सकती हैं, इस गलती पर कैसे पर्दा डाल सकती हैं, यह हमारे हाथ में है। अगर हमने सही निर्णय नहीं लिया तो 3 जिंदगियां खराब हो जाएंगी और साथ ही समाज में इज्जत भी बहुत खराब होगी। कुछ देर के बाद सार्थक के पिताजी बोले, ठीक है, मैंने भी अब एक फ़ैसला ले ही लिया। कल सुबह ही हम सृष्टि और सार्थक की शादी मंदिर में करवा देंगे। आज ही मैं पंडित जी से बात कर लेता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा देर करना ठीक नहीं। संगीता ने सृष्टि को गले लगाते हुए और सार्थक से कहा, अगर तूने फिर कभी हमारी भाभी का दिल दुखाया तो मैं सबसे पहले तुझ पर केस करूँगी। सब एकदम हंस दिए। शर्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सृष्टि को कहा, अपने सास ससुर के पैर छुओ। सार्थक की मम्मी ने सार्थक का कान पकड़ते हुए कहा, चलो सार्थक, बहू से माफ़ी मांगो। और तुम मेरी बहू को मझधार में छोड़कर भागना चाहते थे। इतना कहने के बाद सृष्टि ने झुककर अपने सास ससुर के पैर छुए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के ज़रिए हमने सीखा कि किस प्रकार चंद दिनों की दोस्ती को आधार बनाकर लिव इन में रहना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर महिलाओं के लिए। क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपके साथ पूरी तरह कमिटेड नहीं है तो वो आपके साथ लंबे समय तक रिश्ते को नहीं निभाएगा। इसलिए अगर आप भी लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा समझ रहे हैं और ऐसे ही किसी रिलेशन को अपनाने की बात भी आपके दिल में आ रही है, तो आप इस फैसले को लेने से पहले बार बार सोचें। और इस कहानी के ज़रिए आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीख ज़रूर ली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।